आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के सदर अलेक्जेंडर स्टब के दरमियान आज हुई दो तरफा बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम मुआहदों पर हुए दस्तखत। पीएम मोदी ने फिनलैंड को तालीम के मैदान में रोल मॉडल करार दिया। पीएम मोदी ने आलमी इदारों में इस्लाहात की जरूरत पर दिया जोर। कहा कि फौजी संघर्ष कोई तनाज़े का हल नहीं करता, बल्कि पीएम मोदी ने तनाज़ात को खत्म करने की तमाम कोशिशों की हिमायत की। बिहार में इक़्तिदार का नया दौर। बिहार में बनेगा एक नया वज़ीर आला। एनडीए के उम्मीदवार बशमूल नितिन नवीन और नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपनी नामजदगी की दाखिल। वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी और जेडीयू के सीनियर लीडर्स नामजदगी के वक्त साथ रहे मौजूद। मगरबी एशिया में कशीदगी उरूज पर। ईरान और इजराइल के दरमियान मुतवातिर हमले जारी। बहरी जहाज के डूबने पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा इराक़ची का अमेरिका को अल्टीमेटम। कहा कि गहरे अफसोस के लिए रहे तैयार। भारत ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के इंतकाल पर ताज़ियत का किया इजहार। सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली में ईरानी सिफारतखाने का किया दौरा। भारत और इंग्लैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज। भारत अगर आज मैच जीत जाता है तो 8 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में इसका मुकाबला होगा न्यूजीलैंड से। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के सदर अलेक्जेंडर स्टब ने नई दिल्ली में मुलाकात की। हैदराबाद हाउस पहुंचने पर वज़ीर आज़म ने मेहमान सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ख्याल रहे कि फिनलैंड के सदर इन दिनों भारत के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के सदर के दरमियान मुलाकात के बाद दो तरफा ताउन से मुतालिक कई अहम मुआहदों पर दस्तखत किए गए। दोनों ममालिक ने माइग्रेशन व मोबिलिटी और माहौलियाती ताउन से मुतालिक मफाहमतनामों का तबादला किया। फिनलैंड के सदर के साथ मुश्तरका बयान में वज़ीर आज़म ने आलमी अदम इस्तेहकाम पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि ऐसे आलमी हालात में भारत और यूरोपीय यूनियन ताउन का एक नया बाब लिख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन से लेकर वेस्ट एशिया तक दुनिया के कई हिस्से उसमें संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की 2 बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तिजारत का मुआहदा मुख्तलिफ शोबों में भारत फिनलैंड ताउन को मजबूत करेगा। वज़ीर आज़म ने फिनलैंड को डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शोबों में एक अहम शराकतदार करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक ने अपने ताल्लुकात को डिजिटलाइजेशन और पायदारी पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने का फैसला किया है। ये पार्टनरशिप AI से लेकर 6G टेलीकॉम तक, क्लीन एनर्जी से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक कई हाईटेक क्षेत्रों में हमारे सहयोग को गति और ऊर्जा देगा। साथ ही डिफेंस, स्पेस, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल जैसे की सेक्टर्स में भी साझेदारी और गहरी बढ़ेगी। भारत और फिनलैंड जैसे लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देशों की यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए ट्रस्टवर्दी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करने में योगदान देगी।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिनलैंड भारतीय तलबा और हुनर के लिए एक पसंदीदा मकाम बनता जा रहा है। उन्होंने दोनों ममालिक के इनोवेशन इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए माइग्रेशन व मोबिलिटी समझौते को अहम करार दिया। दोनों देशों के इनोवेशन इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए आज हमने फिनलैंड के साथ एक व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किया है। इसके साथ हम जॉइंट रिसर्च और स्टार्टअप सहयोग को भी और मजबूत करने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फिनलैंड एक रोल मॉडल है। आज हमने टीचर ट्रेनिंग, स्कूल टू स्कूल पार्टनरशिप और फ्यूचर ऑफ एजुकेशन में रिसर्च सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनाई है। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बदलते हुए हालात के लिए आलमी इदारों में इस्लाहात की जरूरत है। भारत और फिनलैंड दोनों रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक ही नहीं, अर्जेंट भी है। और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। फिनलैंड के सदर अलेक्जेंडर स्टब ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत की तारीफ की। उन्होंने भारत की इक़्तिसादी तरक्की और तब्दीली की तारीफ की। Salute your diplomatic skills when you say that we stand here as two big democracies. There is one big and one slightly smaller, but I think the key message is that we share values. I would also like to congratulate you for your leadership. My last visit to India was actually in 2013 in my capacity as Minister of Trade. And the change that I just see on the streets of New Delhi and that I will most probably see in Mumbai in a couple of days is palpable. This is an economic miracle that we're witnessing, and I wish you all the best. मुल्क के नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने आज फिनलैंड के सदर अलेक्जेंडर स्टब से मुलाकात की, जो भारत के 4 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली में हैं। फिनलैंड के सदर अलेक्जेंडर स्टब ने अपने भारत के 4 रोज़ा दौरे के दौरान नई दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर गुलाए अक़ीदत पेश किए और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। मजीद खबरों की जानिब रुख करते हैं, जहां बीजेपी के सदर नितिन नवीन और वजीर आला नीतीश कुमार समेत कई NDA लीडरों ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। नीतीश कुमार ने NDA के कई सरकर्दा लीडरों के साथ बिहार असेंबली में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वहीं नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन ने भी अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। नितिन नवीन को 20 जनवरी 2026 को बीजेपी ने पार्टी का कौमी सदर मुकर्रर किया था। वो बिहार के बांकीपुर हलके से 4 बार MLA रह चुके हैं। वो बिहार में सड़क की तामीर और शहरी तरक्की के वजीर रह चुके हैं। और JDU लीडर ज़राअत और किसानों की बहबूद के मौजूदा मरकजी वजीर ममलिकत रामनाथ ठाकुर ने भी राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उनके साथ RLM के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने भी NDA उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बीजेपी लीडर शिवेश कुमार ने भी आज राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया।
बिहार के नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार को राज्यसभा इंतखाबात में उम्मीदवार बनने पर मुबारकबाद दी है। विजय कुमार सिन्हा ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि 2026 के राज्यसभा इंतखाबात के लिए जेडीयू का उम्मीदवार करार दिए जाने पर नीतीश कुमार को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। आपके दूरअंदेश क़यादत, गुड गवर्नेंस की मजबूत रिवायत और बिहार की तरक्की के लिए लगातार लगन पूरी कौम के लिए एक तहरीक है। आपके तजुर्बे, मुतवाज़न फैसलों और अवामी बहबूद के अज़्म के ने बिहार को एक नई शिनाख्त दी है। मुझे यकीन है कि आपकी रहनुमाई और क़यादत से राज्यसभा में बिहार की आवाज़ ज़्यादा मौसर तरीके से सुनी जाएगी और मुल्क की तरक्की में नई जान डालेगी। नामजदगी दाखिल करने से पहले वजीर आला नीतीश कुमार ने एक्स पोस्ट करते हुए कहा कि वो राज्यसभा के रुकन बनना चाहते हैं। उन्होंने लिखा कि पिछले 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे से आपने अपने एतमाद और हिमायत मेरे साथ मुसलसल बरकरार रखी है और इसी एतमाद के बलबूते पर हमने बिहार और आप सबकी मुकम्मल ईमानदारी से खिदमत की है। आपके एतमाद और हिमायत की ताकत ही थी कि आज बिहार तरक्की और एहतराम का नया रुख पेश कर रहा है और इसके लिए मैंने पहले भी कई बार आपका शुक्रगुजार होकर अपनी मोहब्बत का इज़हार किया है। पार्लिमानी ज़िंदगी शुरू करने के वक्त से ही मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं बिहार की असेंबली के दोनों ऐवानों के साथ साथ पार्लियामेंट के भी दोनों ऐवानों का रुकन बनूं और इसी सिलसिले में इस बार उन्होंने होने वाले इंतखाबात में राज्यसभा का रुकन बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा ये रिश्ता मुस्तकबिल में भी बरकरार रहेगा और आपके साथ मिलकर हम एक तरक्की याफ्ता बिहार बनाने का अहद बरकरार रखेंगे। जो नई हुकूमत बनेगी उसको मेरा पूरा ताउन और रहनुमाई मिलती रहेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर नामजदगी दाखिल करने पर खुशी का इज़हार किया है। अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नीतीश कुमार ने आज बिहार से राज्यसभा मेंबर के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पिछली 2 दहाइयों से बिहार के अवाम की फलाह बहबूद के लिए आपकी वाबस्तगी और सरशार क़यादत ने रियासत को जंगल राज से निजात दिलाई और इसे तरक्की और अच्छी हुक्मरानी की सिमत में आगे बढ़ाया है। अवामी खिदमत का आपका वसी तजुर्बा और पॉलिसी साजी की गहरी समझ राज्यसभा की कार्रवाई को मजीद मौसर बनाएगी। आपकी बावकार मौजूदगी एनडीए के सबका साथ सबका विकास के अज़्म को मजीद तक़वियत देगी। जेडीयू के रहनुमा केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश का दौर कभी ख़त्म नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नीतीश के राज्यसभा जाने से ऐवान की भी अजमत बढ़ेगी और पार्लियामेंट में बहस का मयार भी बुलंद होगा। नीतीश युग का अंत कभी हो नहीं सकता। उन्होंने नया बिहार बनाया है। जैसे कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह जिंदा हैं, ऐसे ही युग युग तक नीतीश कुमार भी याद किए जाएंगे। ये जाहिर है कि सदन की भी गरिमा बढ़ेगी, बहस का स्तर ऊंचा होगा और यूं भी 2001 में अपनी ख्याति के चलते और अपने अच्छे बौद्धिक ज्ञान के चलते उन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का खिताब भी मिला था। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए 5 रियासतों से 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इनमें पार्टी के सीनियर लीडर अभिषेक सिंघवी को तेलंगाना से दोबारा उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया गया है। फूलो देवी नेताम को छत्तीसगढ़ से राज्यसभा इंतखाबात के लिए दोबारा नामजद किया गया है। वो इस वक्त छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के रुकन हैं। कांगड़ा जिले कांग्रेस कमेटी के सदर अनुराग शर्मा को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा इंतखाबात के लिए नामजद किया गया है और करमवीर सिंह बोध को हरियाणा से टिकट दिया गया है। एम क्रिस्टोफर तिलक को तमिलनाडु से नामजद किया गया है, जिनका ताल्लुक ईसाई बिरादरी से है और वो इस वक्त ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं। कांग्रेस ने रियासत तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी को दोबारा नामजद किया है। सिंघवी फिलहाल तेलंगाना से राज्यसभा के रुकन हैं, जिनकी मियाद अप्रैल में खत्म हो रही है। तेलंगाना में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं और कांग्रेस ने दूसरी सीट के लिए वी नरेंद्र रेड्डी को नामजद किया है। 10 रियासतों में राज्यसभा की 37 नशिस्तों के लिए 2 साला इंतखाबात 16 मार्च को होने वाले हैं और वोटों की गिनती उसी दिन होगी। आसाम में राज्यसभा की 3 खाली नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन आज बीजेपी इत्तेहाद के 3 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। बीजेपी की जानिब से काबीनी वजीर जोगेन मोहन और दुलिया जान, असेंबली हल्के के एमएलए
तरेस गवाला साइकिल पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए पहुंचे। तीसरी नशिस्त के लिए बीजेपी के इत्तेहादी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के सदर प्रमोद बोडो ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के दौरान मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल, वजीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा और काबीना के कई अरकान और बीजेपी लीडर साथ मौजूद थे। ओडिशा के आंजानी वजीर आला बीजू पटनायक को उनकी यौम पैदाइश पर याद करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और सोशल मीडिया पर लिखा कि आज उनकी यौम पैदाइश पर मैं बीजू पटनायक को खराज अक़ीदत पेश करता हूं और ओडिशा की तरक्की को आगे ले जाने के लिए उनके जज्बे को याद करता हूं। तरक्की याफ्ता भारत बनने के हदफ के मुताबिक आलमी तिजारत में हिंदुस्तान का किरदार और हिस्सेदारी मुसलसल बढ़ रही है और इसी मकसद को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुसलसल तिजारती मुआहदे कर रहा है। और इस बात को जहन में रखते हुए हिंदुस्तान और ब्रितानिया ने मई 2025 में अपने इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और दो तरफा तिजारत को बढ़ाने के लिए एक तारीख़ी आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत किए थे। ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को एक नई तहरीक देगा। पेश है हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के ख्वाब को पूरा करने की तरफ एक अहम कदम उठाते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बरतानिया की वजीर आजम कीर स्टार्मर ने 6 मई 2025 को बाहमी तौर पर हिंदुस्तान बरतानिया आज़ाद तिजारती मुआहदे की कामयाब इख्तिताम का ऐलान किया और इसके बाद 24 जुलाई 2025 को दो ममालिक ने बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत किए। मुआहदा CETA इस मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को 2030 तक दोगुना करके $56 अरब तक पहुंचाना है। इस मुआहदे के तहत हिंदुस्तान की बरतानिया को बरामदात के 99% पर महसूलात खत्म कर दिए गए हैं, जो कि तिजारती कदर के तकरीबन 100% की नुमाइंदगी करते हैं। इसमें मेहनत का शोबे जैसे टेक्सटाइल, चमड़ी, समुद्री मसनूआत, जवाहरात और जेवरात और खिलौनों के साथ साथ इंजीनियरिंग के सामान, केमिकल्स और ऑटो पुर्जे जैसे आला तरक्की वाले शोबे शामिल हैं। इससे बड़े पैमाने पर मुलाजमतों की तख्लीक को फरोग मिलेगा और कारीगरों, खवातीन की ज़ेर क़यादत, एंटरप्राइजर्स और MSMEs को बाइख्तियार बनाया जाएगा। हिंदुस्तान बरतानिया जामे इक़्तिसादी और तिजारती मुआहदा किसानों और माहीगीरों से लेकर जंगल में रहने वालों, मजदूरों, खवातीन, नौजवानों, छोटे कारोबारियों और पेशावर अफराद तक हर एक के लिए नए मौक़े और इक़्तिसादी लचक को यकीनी बनाता है। ये मुआहदा नक़्लो हरकत, जिद्दत और शमूलियत को फ़रोग़ देने वाले इक़दामात के साथ मुलाज़मतों की तख्लीक और बरामदात को फ़रोग़ देगा। मुआहदे के बाद बरतानिया की मार्केट्स महदूद इस्तिस्ना के साथ तकरीबन तमाम हिंदुस्तानी ज़रई बरामदात के लिए ड्यूटी फ्री हो जाएंगी। इंडिया UK CETA हिंदुस्तान के बुनियादी इक़्तिसादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए तिजारत और सरमायाकारी के लिए नई राहें खोलेगा। इसमें टैरिफ में कमी, तिजारत के लिए आसान क़वानीन और खिदमात के लिए मजबूत शराइत और पेशा वराना नक़्लो हरकत को आसान बनाने के इक़दामात शामिल हैं। CETA तकरीबन 99% टैरिफ लाइनों पर टैरिफ के खात्मे को यकीनी बनाता है, जिसमें भारत के तकरीबन पूरे तिजारती इलाके का अहाता किया जाता है। तकरीबन 100% हिंदुस्तानी अशिया जैसे टेक्सटाइल, चमड़े, समुद्री मसनूआत, जवाहरात और जेवरात, खिलौने, केमिकल, इंजीनियरिंग मसनूआत, केमिकल्स और ज़रई मसनूआत सिफर ड्यूटी पर बरतानिया की मार्केट में दाखिल होंगे। ये मुआहदा IT, मालियाती खदमात, तालीम और सेहत की देखभाल के शोबों में वसी मार्केट तक रसाई फराहम करेगा। इससे पेशेवर अफराद की आर्जी नक़्लो हरकत के लिए एक मुनज़्ज़म फ्रेमवर्क बनाने में भी मदद मिलेगी। मज़ीद बरा इन दफ़ात के तहत हर साल 1800 हिंदुस्तानी बावर्ची, योगा इंस्ट्रक्टर और क्लासिकी मौसीक़ार बरतानिया में काम कर सकते हैं। हिंदुस्तान ने इस मुआहदे के तहत अपने हसास शोबों की हिफाजत की है। इनमें डेयरी, अनाज और बाजरा, दालें और सब्जियां, नीज, सोना, जेवरात और लेबोरेटरी से तैयार करदा हीरे शामिल हैं। हिंदुस्तान ने बाज़ ज़रूरी तेलों, अहम तवानाई के ईंधन, बहरी जहाज़ों, इस्तेमाल शुदा टेक्सटाइल, ऑप्टिकल फाइबर्स और अहम पॉलीमर और इनके मोनोफिलामेंट्स पर भी मुआहदे किए गए हैं। लेकिन हिंदुस्तानी हुकूमत ने किसानों, MSMEs और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। भारत और बरतानिया के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदा न सिर्फ मुस्तक़बिल में दोनों ममालिक को इक़्तिसादी तौर पर मजबूत करेगा, बल्कि उन्हें स्ट्रेटेजिक और सियासी तौर पर भी करीब लाएगा। ब्यूरो इनपुट के साथ DT न्यूज़ उर्दू खबरें।
और एआई का जादू अब क्रिकेट पर भी नजर आएगा। गूगल ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एआई पर मबनी क्रिकेट कोचिंग का मुजाहिरा किया, जिससे खिलाड़ियों की तकनीकी खामियों की निशानदेही और उनको बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से ये टेक्नोलॉजी मुल्क में पेशेवराना क्रिकेट कोचिंग के तरीक़ेकार को नई शक्ल देगी। भारत में इस वक्त क्रिकेट और एआई दोनों बड़े पैमाने पर मौजूद बहस है। एक तरफ आईसीसी मेंस टी20 आलमी कप 2026 का दिलचस्प मुकाबला जारी है, दूसरी जानिब नई दिल्ली में मुनक़्क़द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 तकनीकी इख्तरा की सिमत तय कर रहा है। इस स्टेज पर गूगल ने एक ऐसी पहल पेश की है जो क्रिकेट की रवायती तरबियत देने की शक्ल बदल सकती है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़्क़द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 गूगल पेविलियन अहम तवज्जो का मरकज रहा। यहाँ एआई पर मबनी क्रिकेट कोचिंग का लाइव मुजाहरा पेश किया गया। गूगल ने अपना एआई बेस्ड क्रिकेट कोच पेश किया, जो बल्लेबाजी की तकनीक और इसकी खामियों की पहचान करने के साथ साथ फौरन बेहतरी लाने का तरीका बताता है। ये निज़ाम रवायती कोचिंग को तकनीक से दुरुस्त तरीके से जोड़ने की कोशिश है। गूगल ने एक्सपो के शोबे में एक खास क्रिकेट पिच तैयार की है। ये पिच आला दर्जे के एचडी कैमरे और सेंसर तकनीक से लैस है। जैसे खिलाड़ी बल्लेबाजी करता है, सिस्टम इसके फुटवर्क, हेड पोजीशन, शॉट का इंतखाब, बैट स्विंग को रिकॉर्ड करता है। इसके बाद फ्रेम बाय फ्रेम इसका तजिया करता है। कुछ ही देर बाद तफसीली रिपोर्ट स्क्रीन पर पेश की जाती है। रिपोर्ट ये वाज़ह करती है कि शॉट का इंतखाब हालात के तहत था या नहीं, और गेंद की लाइन लेंथ की बुनियाद पर कौन सा मुतबादिल ज्यादा मौसर हो सकता था। इस तरह की तरबियत को ज्यादा साइंटिफिक और डेटा पर मबनी शक्ल दिया गया है। गूगल के नुमाइंदे के मुताबिक इस एआई कोच का मकसद क्रिकेट को ज्यादा आसान जामे ट्रेनिंग देना है। मुल्क के दूरदराज इलाकों में पेशवर कोच दस्तयाब नहीं है, वहाँ ये तकनीक अहम रोल अदा कर सकती है। इस तरबियत को खेल के तरबियत के जमहूरी सिमत में एक अहम कदम माना जा रहा है। एआई निज़ाम पर मबनी गूगल का जदीद तरीन मॉडल जिमनी आई है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि एआई अब खेल की पेचीदगियों को समझने के काबिल है। ये निज़ाम खिलाड़ियों के मौजूदा मुजाहिरों का मुकाबला आईसीसी के तारीखी आदाद शुमार से करता है। इसके साथ ही जाहिर करता है कि इस हालात में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे तजुर्बेकार बल्लेबाज किस तरह का शॉट खेलते। ये तकाबली पेशकश नौजवान खिलाड़ियों को तकनीक और हिकमत अमली दोनों लिहाज से सीखने का मौका फराहम करती है। क्रिकेट भारत की पहचान है, और जब मसनूई ज़हानत इस शनाख्त को समझना और बढ़ाना शुरू कर देती है, खेल और टेक्नोलॉजी का संगम एक नए दौर का इशारा करता है। ये सिर्फ एक तकनीकी मुजाहरा नहीं है, मुस्तकबिल की एक झलक है। जाहिर है इससे खिलाड़ियों को डेटा पर मबनी दुरुस्त और फौरी रहनुमाई तक रसाई हासिल होगी। यह अब मैदान से बाहर नहीं है, बल्कि हिकमत अमली और टेक्नोलॉजी का एक लाजमी हिस्सा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और खेल की खबरों में टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू होगा। टॉस शाम 6:30 बजे होगा। दोनों ही टीमों के दरमियान ये मुसलसल तीसरा सेमीफाइनल मुकाबला होगा, और इससे कबल वो 2022 और 2024 में एक दूसरे का सामना कर चुके हैं। हिंदुस्तान छठी बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है, जबकि इंग्लैंड भी 5वीं बार खेल रहा है। भारत और इंग्लैंड के दरमियान अब तक 29 मैच खेले जा चुके हैं। इनमें से 17 मैच भारत ने जीते हैं, जबकि इंग्लैंड ने 12 जीते हैं। भारत के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली में ईरानी सिफारतखाने का दौरा किया और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई की से ताज़ियत का इज़हार किया। वो अपने हसास और ताज़ियती किताब में दर्ज किए ख्याल रहे कि आयतुल्ला खामनई 28 फरवरी को तेहरान में उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर इजराइल और अमेरिका के मुश्तरका हमले में मारे गए थे।
अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। ईरान ने आज सुबह छठे दिन भी इजराइल पर कई मिसाइल दागे। दरअसल लाखों लोगों को हमले से बचाने के लिए बम पनागाहों में भेज दिया गया। ये वाकया वाशिंगटन में अमेरिकी फिजाई हमलों को रोकने की कोशिशों को रोकने के चंद घंटे बाद पेश आया। दरअसल अमेरिकी कांग्रेस में फिजाई हमलों को रोकने और जंग में फौजी कार्रवाई की मंजूरी के लिए एक तजवीज़ लाई गई थी, लेकिन सीनेट में रिपब्लिकन अरकान ने इसके खिलाफ वोट दिया और इसके अलावा जंग रोकने का मुतालबा करने वाली तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया गया। ईरान इजराइल जंग तनाज़े के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की पोजीशन बहुत मजबूत है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान पिछले 47 सालों से हमारे लोगों को मार रहा है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ आइंदा भी हम मजबूती से आगे बढ़ेंगे। अमेरिका ने दावा किया है कि श्रीलंका के साहिल के करीब उसने ईरानी जंगी जहाज को गर्क कर दिया है। अमेरिकी वजीर दिफा पैट हेग्सेथ ने कहा है कि अमेरिकी आबदोज से दागे गए एक टारपीडो ने ईरानी जंगी जहाज को गर्क कर दिया और ईरानी जंगी जहाज पर किया गया यह हमला दूसरी आलमी जंग के बाद किसी दुश्मन पर इस किस्म का पहला हमला था। इस जहाज पर तकरीबन 180 लोग सवार थे, जिनमें से 101 लापता बताए जा रहे हैं। श्रीलंका ने बताया है कि जहाज से कॉल मिलने पर मदद भेजी गई थी और कई लोगों को महफूज भी निकाल लिया गया। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।